साहब नम आँखों के साथ अपना सूटकेस उठाकर आमिर के साथ चल दिए, जो अपनी गाड़ी में उनका इंतज़ार कर रहा था। उनके बैठते ही गाड़ी चलने लगी। गाड़ी कुछ देर की ड्राइव के बाद एक मकाम पर जाकर रुक गई। आमिर ने बिना कुछ कहे इशारे से बाप को उतरने के लिए कहा। वो अपना सूटकेस थामे हुए चुपचाप गाड़ी से उतर गए और आमिर ने उसी खामोशी से गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ रवां दवां कर दी। इब्राहिम साहब के सामने एक बड़ा सा घर था, जिसका चौकीदार उनका सूटकेस लेकर उन्हें घर के अंदर ले गया। चौकीदार ने उन्हें उनका कमरा दिखाया और कमरे में दाखिल होते ही इब्राहिम साहब ने कमरा अंदर से बंद कर दिया और उनकी आंखों से अश्कों का थमा हुआ समंदर अपना बंद तोड़ता हुआ बहने लगा। और अब वो फूट फूट कर रो रहे थे। वो क्यों ना रोते, उनकी अकलौती औलाद आमिर उन्हें आज बोझ समझकर ओल्ड हाउस में छोड़कर चला गया था। रोते रोते वो निढाल हो गए और जब अश्क थोड़े थमे तब इब्राहिम साहब यादों के समंदर में गौताज़न होकर माजी के इस जजीरे में जा पहुँचे जब उन्हें पहली बार डॉक्टर मरियम ने बेटे की विलादत की खुशखबरी सुनाई थी। इब्राहिम साहब ये खबर सुनकर फूले नहीं समा रहे थे और हर एक से फ़ख्री अंदाज में अपने बाप बनने और बेटे की आमद की खबर देकर मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। और दूसरी तरफ उनकी अहलिया हुमा भी बेटे की आमद पर फ़ख्र महसूस कर रही थीं। इस खुशखबरी पर उन्होंने घर में एक पार्टी मुनक्किद की, जिसमें शहर के चीदा चीदा अहम कारोबारी शख्सियात को मदऊ किया गया था। इब्राहिम साहब हर शख्सियत के पास जाकर फ़र्दन फ़र्दन उनसे मुलाकात करते थे और मुबारकबाद वसूल करते जा रहे थे। देखते ही देखते 4 साल का अरसा गुजर गया। इब्राहिम साहब अपने अकलौते बेटे को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, इसीलिए उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। आमिर बहुत ज़हीन था और अपने मज़ामीन में हर साल उम्दा कारकर्दगी दिखाकर अव्वल आता था। जब आमिर तीसरी क्लास में पहुंचा, तब स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से इब्राहिम साहब को एक पैगाम मौसूल हुआ। आमिर तमाम मज़ामीन में नहायत उम्दा कारकर्दगी दिखाता है, लेकिन इस्लामियत के मज़मून में उसकी दिलचस्पी बहुत कम है। बराए मेहरबानी वालिदैन से दरख्वास्त है कि वो इस्लामियत के मज़मून में आमिर के साथ पढ़ाई में सख्ती करें। शुक्रिया। इब्राहिम साहब ने इस पैगाम का जवाब स्कूल वालों को कुछ इस तरह दिया था। मुझे अपने बेटे आमिर को एक बड़ा बिजनेसमैन बनाना है। अगर मौलाना बनाना होता तो उसे स्कूल के बजाय मदरसे में तालीम दिलवाता, लिहाजा इस्लामियत पास करना ही काफ़ी है। दिन गुजरते गए। आमिर ने मैट्रिक के बाद इंटर कब किया पता ही नहीं चला। ग्रेजुएशन में एडमिशन दिलाने के लिए इब्राहिम साहब ने पहले से प्लान कर रखा था। उसे IBA में एडमिशन दिलवाएंगे। आमिर ज़हीन था, इसलिए उसने IBA का टेस्ट बआसानी पास करके वहाँ एडमिशन हासिल कर लिया। तब इस जश्न में इब्राहिम साहब ने एक बहुत बड़ी पार्टी मुनक्किद की और फिर से एक बार शहर के तमाम रईस व मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन उसमें मदऊ किए गए। पार्टी में 2 रोज़ बाकी थे। पार्टी की तैयारियां अरूज पर चल रही थीं। घर को ऐसे सजाया जा रहा था जैसे आमिर को IBA में एडमिशन नहीं बल्कि IBA की सनद मिली हो। आज घर में हर तरफ जश्न का समा था। शहर की बाइज़्ज़त और बावकार शख्सियात इब्राहिम साहब के घर भी मौजूद थीं। लोग खूब मुबारकबाद दे रहे थे। इब्राहिम साहब और उनकी अहलिया हुमा बहुत खुश थे और अपने बेटे को बार बार देखकर फूले नहीं समा रहे थे। उन दोनों को आज आमिर पर बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा था। इसी असना में उनका नौकर शरफुद्दीन आया और इब्राहिम साहब से कहने लगा, दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आया है और उसे आपसे मिलना है। अपना नाम इस्माइल बताता है। शरफू ने एक ही सांस में तमाम बात कह दी। ये नाम सुनकर इब्राहिम साहब के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया था। उन्होंने अपने नौकर से कहा कि उन्हें वहीं रोक के रखो और बिल्कुल अंदर मत आने देना, मैं अभी आता हूँ। फिर कुछ बड़बड़ाते हुए वो पार्टी से निकलकर सदर दरवाजे पर पहुँचे। गेट खोलने का इशारा दिया तो सामने एक दुबला पतला ज़ईफ़ुल उम्र शख्स धोती कुर्ता पहने लाठी के सहारे खड़ा था। इब्राहिम साहब ने गेट पर खड़े चौकीदार को जाने का इशारा किया। चौकीदार वहाँ से चला गया। तब बूढ़ा शख्स इब्राहिम साहब को देखते ही ज़ारो कतार रोने लगा और इब्राहिम साहब के गले लगने की कोशिश करने लगा। तब इब्राहिम साहब ने उस बूढ़े शख्स को पीछे हटाते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आए? आपको मना किया था कि आप यहाँ मत आइएगा। अगर मेरे किसी दोस्त ने देख लिया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगा? प्लीज़ पापा, आप यहाँ से चले जाएं। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोगों को आपके बारे में पता चले कि मैं एक मामूली किसान का बेटा हूँ। प्लीज़ पापा, आप जाएं यहाँ से। बूढ़ा शख्स खामोशी के साथ सब कुछ सुनता रहा और फिर उसकी आंखों से अश्क बहने लगे। इब्राहिम साहब ने जेब से कुछ पैसे निकालकर बूढ़े बाप के हाथ पर रख दिए और उन्हें जाने के लिए कहा। बूढ़े ने पैसे वापस कर दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाने ही में आफियत समझी थी।
اور ابراہیم صاحب دوبارہ اپنے دوستوں میں آ کر عظیم پارٹی انجوائے کرنے لگے تھے۔ سال پر لگا کر اڑتے رہے۔ ہما اب بہو لانے کی تیاریوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ عامر بھی اپنی پڑھائی کر کے ایک بہت بڑا بزنس مین بننے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایک امیر گھرانے سے بہو کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ سیٹھ واجد جو شہر کا بہت بڑا رئیس تھا، اس کی بیٹی انزلہ واجد سے عامر کا رشتہ طے پا گیا۔ رشتہ ہو جانے کے بعد ہما بیگم کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور وہ کچھ دن کی علالت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اہلیہ کی موت کے بعد ابراہیم صاحب بہت اکیلے ہو گئے تھے اور سال بعد ہی وہ عامر کی شادی کر کے بہو کو گھر لے آئے۔ امیر گھرانے کی ہائی ایجوکیٹڈ بہو تھی۔ ابراہیم صاحب سے اس کی ایک پل نہیں بنتی تھی۔ ابراہیم صاحب کو بہو کا گھر سے باہر رہنا اور جاب کرنا پسند نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گھر میں ایک سرد جنگ چھڑی رہتی تھی۔ انزلہ نے عامر سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاپا بہت دقیانوسی خیالات کے مالک ہیں، یا تو آپ مجھے چھوڑ دیں یا اپنے پاپا کا کہیں اور انتظام کر دیں۔ عامر اور انزلہ میں ابراہیم صاحب کی وجہ سے لڑائی رہنے لگی تھی۔ بالآخر روز روز کی ٹینشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے انزلہ کی خوشی کی خاطر عامر نے ابراہیم صاحب کو اولڈ ہاؤس میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور دوسرے دن صبح ہی وہ اپنے والد کا سامان پیک کر کے انہیں ان کے مستقبل کی جگہ چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور چلا گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ابراہیم صاحب یادوں کے سمندر سے باہر نکل کر اصل دنیا میں واپس آ گئے۔ دروازہ کھولا تو دروازے کے باہر ابراہیم صاحب کی طرح کئی اور والدین انہیں اپنے اس نئے گھر میں ویلکم کہنے کے لیے موجود تھے۔ ابراہیم صاحب کو دیکھ کر سب خوش تھے کہ اولڈ ہاؤس میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا تھا، اور پھر سب ابراہیم صاحب کو لے کر کھانے کی ٹیبل پر آ گئے۔ اسی طرح کے حالات سے ہم بھی دوچار ہیں۔ کہیں آپ بھی تو اپنے گھر کی رحمت کو اولڈ ہاؤس آباد کرنے کا تو نہیں سوچ رہے؟